Good morning, students. In the previous class, we have been studying about trade rivalry, kinetic wars between French and English. And today, my topic is conquest of Bengal. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कैनेटिक वार्स के बारे में पढ़ा कि ट्रेडिंग मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच स्ट्रगल हुआ और इसी क्रम में कैनेटिक वार्स हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे द कंक्विस्ट ऑफ बंगाल। वाइल द कर्नेटिक वार्स वेयर गोइंग ऑन, चूँकि कर्नेटिक वार चल रहा था, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कीन on annexing Bengal as it was one of the most fertile and richest provinces। तो कर्नेटिक वार तो चल ही रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी अधिक इंटरेस्टेड थी ऑन एनेक्सिंग बंगाल को कैप्चर करने के लिए, बंगाल पर अपना पॉलिटिकल राइट इस्टेब्लिश करने के लिए, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट प्रोविंसेस। क्योंकि यह बहुत ही फर्टाइल और इंडिया का बहुत ही एक रिचेस्ट प्रोविंसेस था, है ना, बहुत धनी जगह था। ऑल्दो द कंपनी हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड इन बंगाल, जबकि कंपनी का जो ट्रेड है वो बंगाल में काफ़ी फ्लोरिश हो रहा था। द रूलर्स ऑफ बंगाल केप्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूरोपियंस, लेकिन बंगाल के जो रूलर्स थे उन्होंने यूरोपियंस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना रखा था, ठीक है। एंड रेसिस्टेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड सेटलमेंट, और यूरोपियन के ट्रेड सेटलमेंट के फोर्टिफिकेशन को वो रोक रखे थे। मतलब बंगाल के जो रूलर्स थे ना, वो नहीं चाहते थे कि यूरोपियन का जो ट्रेड यहाँ पर डेवलप हो, बंगाल में डेवलप हो, लेकिन फिर भी यूरोपियन ट्रेड जो है वहाँ काफ़ी फ्लोरिश हो रहा था बंगाल में। इन 1717 फारुखशियार द मुगल एम्पायर ग्रांटेड देम द राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट हैविंग टू पे कस्टम ड्यूटी। 1717 में फारुखशियार जो कि एक मुगल एम्पायर था, उसने बिना कस्टम ड्यूटी पे किए यूरोपियंस को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेड दे दिया, राइट दे दिया, है ना। मतलब अब फारुखशियार जो मुगल एम्पायर था उसने यूरोपियंस को बिना कस्टम ड्यूटी पे किए जो है चीज़ों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का राइट दे दिया। सम ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वेर ऑल्सो इंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड, कुछ ऐसे भी ऑफिशियल्स थे कंपनी के जो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे, हाँ, और इस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेडिंग का मतलब वो पर्सनली बंगाल से चीज़ें खरीदते थे और फिर यूरोपियन मार्केट में जाकर के बेचते थे। ये प्राइवेट ट्रेडिंग जो वो कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी क्या किया कि जो कस्टम ड्यूटी वो पे करते थे ना, तो वो पे करना उन्होंने बंद कर दिया। दे स्टॉप पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड टू। दिस रिजल्टेड इन एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल। इससे क्या हुआ कि बंगाल में जो है रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। एट दिस टाइम बंगाल वाज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खां। उस समय बंगाल पे मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां का शासन था। दे ट्राई टू कीप द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन चेक, और वे लोग बराबर इन ऑफिशियल्स पे नज़र रखे हुए थे। अलीवर्दी खां लिस्टेड 2 कंडीशंस which the company had to obey or lost its rights to trade in बंगाल। अलीवर्दी खां ने 2 कंडीशन रखे, ठीक है, जिसे कंपनी को ओबे करना था, नहीं तो उनका बंगाल से ट्रेडिंग राइट लॉस हो जाता, समाप्त हो जाता। अलीवर्दी खान ने 2 कंडीशन रखे कि भाई या तो आप इन कंडीशंस को फॉलो करो और नहीं तो बंगाल से आपका ट्रेड राइट खत्म हो जाएगा। वो कंडीशंस क्या क्या थे? द ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी इंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम ड्यूटी। जो ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड करते हैं उन्हें भी कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। एंड द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन, और कंपनी बंगाल में फोर्टिफिकेशन एक्सटेंड नहीं करेगी, मतलब किलाबंदी नहीं करेगी ना। द कंपनी हैड हाउएवर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बाय दिस टाइम, और उस समय तक कंपनी जो है काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। टू एक्सपैंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट्स दे नाउ डिसाइडेड टू अनेक्स मोर टेरिटरीज इन इंडिया। तो अपना ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए और मार्केट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने
इंडिया में और अधिक टेरिटरीज को अनेक्स करने का डिसाइड किया। अनेक्स का मतलब क्या होता है? अनेक्स का मतलब होता है टू टेक पोसेशन बाय कंक्वेस्ट, यानी किसी भी क्षेत्र को कंक्वेस्ट जीत करके उसे अपने पोसेशन में यानी अपने अधिकार में कर लेना। फिर सिराजुद्दौला बिकेम द बंगाल ऑफ नवाब इन 1756। जब 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ही ड्रोव द इंग्लिश आउट ऑफ कलकत्ता। तो वो इंग्लिश को यानी अंग्रेज़ों को कलकत्ता से ड्रोव आउट कर दिया, भगा दिया, है ना, फॉर एक्सपेंडिंग फोर्टिफिकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर्स एंड मिसयूजिंग ट्रेडिंग राइट। क्योंकि वो लगातार फोर्टिफिकेशन एक्सपेंड कर रहा था, लगातार किलाबंदी कर रहा था और ट्रेडिंग राइट्स को मिसयूज़ कर रहा था। तो इस वजह से सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेज़ों को यहाँ से बंगाल से खदेड़ दिया। ही सेंट हिज ट्रूप्स एंड ऑक्यूपाइड द कंपनीज फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। उसने अपनी ट्रूप भेज करके, अपनी सेना भेज करके कंपनी की फैक्ट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया कलकत्ता में। जो जहाँ जहाँ कंपनी की फैक्ट्रीज थी, है ना, तो अंग्रेज़ों को यहाँ से बंगाल से भगा दिया और अपनी सेना भेज करके कंपनी के फैक्ट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेयर अलार्म्ड। इस बात से ब्रिटिश ऑफिशियल्स अलार्म्ड हो गए, सचेत हो गए एट दिस डेवलपमेंट एंड डिसाइडेड टू डिपोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सोचा कि डिपोज सिराजुद्दौला को किसी तरह से डिपोज कर देना है, हटा देना है ना। जो बंगाल के नवाब का जो पद था उस पद से उसको हटा देना है और वहाँ पे एक पपेट नवाब, पपेट मतलब होता है कठपुतली, एक ऐसा नवाब इंस्टॉल करना है, ठीक है, जो पपेट का मतलब होता है ना कि जैसा वो कंपनी चाहे उसके हिसाब से वो नवाब काम करे, ठीक है। तो बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बना, तो सिराजुद्दौला जो है अंग्रेज़ों को कलकत्ता से भगा दिया, क्योंकि वो लगातार अपना फोर्टिफिकेशन एक्सपेंड कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे और ट्रेडिंग राइट्स को मिसयूज़ कर रहे थे। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सोचा कि किसी तरह से सिराजुद्दौला को इसके पद से हटा करके और वहाँ पर कोई पपेट नवाब यानी एक ऐसा नवाब जो कि अंग्रेज़ों के इशारे पर काम करे, ठीक है, ऐसा नवाब को इंस्टॉल वहाँ पे कर देना है, बिठा देना है। अंडर रॉबर्ट क्लाइव लीडरशिप द कंपनी ट्राइड टू रीगेन इट्स पोजीशन इन बंगाल। तो रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में कंपनी ने अपना फिर से बंगाल में अपना पोजीशन पाने का कोशिश किया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में कंपनी ने ट्राई किया, कोशिश की टू रीगेन मतलब होता है फिर से पाना, इट्स पोजीशन इन बंगाल। दिस लेड टू द फेम्ड बैटल ऑफ प्लासी। और इसी क्रम में एक बहुत ही फेमस बैटल हुई जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव वाज अ क्लेवर मैन। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? वो कंपनी की तरफ से था, ठीक है, कमांडर था कंपनी की तरफ से। तो रॉबर्ट क्लाइव वाज अ क्लेवर मैन, वो बहुत चालाक था रॉबर्ट क्लाइव। ही ब्राइब्ड सम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ सिराज कोर्ट। उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला के कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को ब्राइब किया। ब्राइब मतलब घूस दिया, रिश्वत दिया, ठीक है। ही ब्राइब्ड सम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ सिराज कोर्ट इंक्लूडिंग हिज कमांडर इन चीफ मिर्जाफर। उसने सिराजुद्दौला के कोर्ट के कुछ मेंबर्स को या जो उसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उसे रिश्वत दे करके मिला लिया और यहाँ तक कि उसका जो कमांडर इन चीफ था, जो सेनापति था ना सिराजुद्दौला का, उसको भी अपनी तरफ मिला लिया। ऑन 23 जून 1757 और 23 जून 1757 को द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेट एट प्लासी। 23 जून 1757 को एक तरफ सिराजुद्दौला की आर्मी और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, दोनों कहाँ मिली? बैटल ऑफ प्लासी के मैदान में, ठीक है। मिर्जाफर एंड हिज लॉयल सोल्जर्स इन द नवाब्स आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। और जैसा कि
जो उसका मेन कमांडर इन चीफ था ना सिराजुद्दौला का, मिर्ज़ाफ़र, और उसके जो सोल्जर्स थे, जो लॉयल सोल्जर्स थे, जो इम्पोर्टेंट सोल्जर्स थे, है ना, नवाब की आर्मी में, उन लोगों ने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऑब्वियसली होना क्या था, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन। सिराजुद्दौला हार गया, निश्चित रूप से हारना ही था, क्योंकि जब उसका कमांडर इन चीफ ही दुश्मनों से मिला हुआ है तो जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सिराजुद्दौला हार गया, और हार ही नहीं गया बल्कि उसे इम्प्रिजन्ड, मतलब उसे कैद भी कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। ही वॉज किल्ड लैटर, बाद में उसे मार भी दिया गया। एंड मिर्ज़ाफ़र वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इन रिटर्न मिर्ज़ाफ़र गेव द ब्रिटिश अनडिस्प्यूटेड राइट्स टू ट्रेड विदाउट टैक्सेस। बदले में मिर्ज़ाफ़र ने ब्रिटिश को अनडिस्प्यूटेड राइट दिया ट्रेड करने का, मतलब बिना रुकावट। अब वो बिना रुकावट अंग्रेज जो है बंगाल में ट्रेड कर सकते थे विदाउट टैक्स, के बदले में उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ही पेड अ ह्यूज सम एज वार कंपेंसेशन टू द कंपनी, और यहाँ तक कि मिर्ज़ाफ़र ने एक बहुत बड़ा कंपेंसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति, है ना, जब कुछ गलत हो जाए तो गलत हो जाता है तो बदले में जो कंपेंसेशन दिया जाता है उस गलती को ख़त्म करने के लिए या पूरा करने के लिए जो रकम दी जाती है उसे क्या कहते हैं, कंपेंसेशन। तो उसने काफ़ी एक बड़ा कंपेंसेशन दिया, ठीक है, कंपनी को मिर्ज़ाफ़र ने दिया। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इट मार्क द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी टू अ गिगेंटिक पॉलिटिकल पावर, क्योंकि इस बैटल के बाद एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, अब उसके पास एक पॉलिटिकल पावर यानी पूरे बंगाल पे उसका अधिकार हो गया। ठीक है, मिर्ज़ाफ़र बंगाल का नवाब जरूर था, लेकिन जो है वो मिर्ज़ाफ़र अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में अंग्रेज़ों का अधिकार बंगाल पे हो गया। तो एक पॉलिटिकल, पहले वो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और अब वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में जो है इस्टेब्लिश हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये बैटल ऑफ प्लासी जो है इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस विक्ट्री गेव द ब्रिटिश अ फुट होल्ड फ्रॉम वेयर दे वेयर टू इवेंचुअली कन्क्वेयर द होल ऑफ द इंडिया, और यहीं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो है वो पूरे इंडिया को आराम से जीत लिया। तो एक फुट होल्ड मिल गया, मतलब एक रास्ता मिल गया उसको पूरे इंडिया को कैप्चर करने का। द ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्टेड गिफ्ट्स वर्थ 30 मिलियन रुपीज फ्रॉम द बंगाल ट्रेजरी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। आप सोच सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट के रूप में 30 मिलियन रुपीस, 30 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अब 30 मिलियन रुपीस है, इतने मतलब कब की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम जो है 30 मिलियन का वैल्यू कितना होगा, तो 30 मिलियन रुपीस जो है बंगाल ट्रेजरी से अंग्रेज़ों को एज ए कंपनसेशन मिर्ज़ाफ़र ने दिया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद। सोचिए कितनी बड़ी राशि है, कितना ह्यूज अमाउंट है जो कि मिर्ज़ाफ़र ने अंग्रेज़ों को दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग एक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव जो कि बैटल ऑफ प्लासी में कमांडर इन चीफ था कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसके बारे में नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय।